गुड मॉर्निंग हिली म्यूज़र्स में आपका स्वागत है भाई। आपका दुआ सबकी रहमत उसकी रज़ा दिल की एक नए वीलॉग में। हिली म्यूज़र्स हिमवाला म्यूज़र से हिली म्यूज़र्स एक्चुअली अकॉर्डिंग टू सम साइंटिफिक फैक्ट्स बेसिस एंड एविडेंस मन में आया कर दिया, क्योंकि अभी रिसेंटली हम शिमला ट्रिप पे थे और वहाँ काफ़ी लोगों ने हमसे रुककर चैनल का नाम पूछा। तो जब हमने उनको बताया तो उसकी प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी दिक्कत हुई। हमने उन्हें टाइप वाइप करके दिया तो इंस्टेंटली हमने सोचा कि इसका जो नाम है वो चेंज करेंगे, लेकिन ऐसा नाम जो इसके साथ मैच करे और हमारे पैशन के साथ मैच करे। सो डैट्स वाई वी चूज़ दिस वन। सो आज के इस सनी की एपिसोड में हम पहुँचे हैं यहाँ वीक, और ये जो है एक वॉलीबॉल का स्टेडियम है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस स्पोर्टी पैशन के साथ स्पिरिट के साथ हम करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का रिव्यू। और आज के इस एपिसोड में क्या खास है और आप लोगों को मेरा चैनल किस लिए सब्सक्राइब करना है, हम सब आपको बताएंगे। आप जो घूम फिर के मेरे इस चैनल तक पहुंचे हो तो डेफिनेटली आप बाइक को परचेज़ करना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, जानना चाहते हो, या कई लोग हायर भी करना चाहते हैं। तो ये बाइक जो है वो किस लिए खास है हम आपको सब बताने वाले हैं, सब बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की स्ट्रक्चर की। जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो 135 mm है, और इस ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आप इस बाइक को कहीं भी लेके जा सकते हैं। हमारी सियाचिन 2021 और स्पीति वैली में जब मैं इस बाइक को लेकर गया तो ये बाइक जो है वो मैक्सिमम 2 या 3 बार जो है वो नीचे टच हुई। और उसका भी एक अल्टरनेटिव है कि रॉयल एनफील्ड की जो है वो आप एक इंजन गार्ड लगा सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी का भी वो अवेलेबल है जो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है इस बाइक की, लेकिन जो इसका एक साइड इफेक्ट है वो ये है कि जो इसकी सलेंसर की जो पाइप है वो थोड़ी लंबी है। ये इसमें दूसरी डाली गई है, लेकिन इसका अल्टरनेटिव ये है कि रॉयल एनफील्ड जो है वो दूसरी शॉर्ट सलेंसर पाइप्स अवेलेबल करवाता है, और आप जो है ये कर्व्ड वन भी यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इशू इस सलेंसर पाइप के लंबे होने का ज़रूर रहता है, लेकिन जो बाइक की लेंथ है वो 2160 mm है। बाइक को आगे पीछे करते वक्त थोड़ी सी दिक्कत महसूस ज़रूर होती है, क्योंकि बाइक थोड़ी सी लंबी है, लेकिन ये भी कोई ख़ास मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और जो थर्ड कंपोनेंट है इस बेसिक स्ट्रक्चर का वो है सैडल की हाइट। सैडल की जो हाइट है वो ग्राउंड से 800 mm है, जिसके कारण 5 फुट 4 या 5 इंच वाला बंदा भी इस बाइक को आसानी से चला सकता है। दोनों तरफ जो है वो पैर रख सकता है, बशर्ते आप में थोड़े से राइडिंग स्किल्स हों, क्योंकि जब ये बाइक स्किड मारती है या फिर बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है या फिर स्लिप मारती है तो आपको बाइक को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बात हुई स्ट्रक्चर की। हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है इस बाइक का वो है फ्यूल टैंक के बारे में। फ्यूल टैंक जो है वो इसका 13.5 लीटर का है, जो काफ़ी अच्छा खासा है। 9.5 लीटर फ्यूल कंजम्पशन के बाद यहाँ एक बीप आता है और आपको रिफिल करवाना पड़ता है, तो प्रोबेबली जो है वो 4.5 लीटर के आसपास बच जाता है। और 13.5 लीटर का जो ये फ्यूल टैंक है वो काफ़ी अच्छा है। जब आप हाईवेज पे निकलते हैं तो पेट्रोल पंप्स की कमी नहीं है, बट जब आप हार्श इन्वायरमेंट में चलाएंगे, फॉरेस्ट एरिया में चलाएंगे, हिमालयस में चलाएंगे, जहाँ पेट्रोल पंप्स काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो वहाँ आप 5 से 10 लीटर का जो फ्यूल कैन है वो कैरी कर सकते हैं, जो इजीली आगे या फिर इसके पीछे लगेज में जो है वो माउंट हो सकता है। लेकिन 13.5 लीटर का जो ये फ्यूल टैंक है वो काफ़ी सफिशेंट है। सियाचिन की ट्रिप में मुझे 5 से 5 लीटर वाले जो 2 कैन थे वो काफ़ी सफिशेंट थे, क्योंकि वहाँ काफ़ी हार्श इन्वायरमेंट था। सो डैट्स वाई यानी कि हमने वो कैरी किए थे। लेकिन फ्यूल टैंक इसका काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसके रिगार्डिंग जो एवरेज कंपोनेंट है हम उसके बारे में बताने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि
इस बाइक की एक्चुअल एवरेज क्या आई है, क्योंकि जो हम आज रिव्यू कर रहे हैं वो एक राइडर के नज़रिए से कर रहे हैं, ट्रू रिव्यू कर रहे हैं। इस बाइक को लिए 2 साल हो गए हैं, 10,000 किलोमीटर इसको चला डाला है और हाईवे से ज़्यादा ये बाइक जो है वो ज़्यादा ऑफ रोडिंग पे या फिर हिमालयाज़ या फिर हार्श इन्वायरमेंट में चला है, जिसके कारण हम इस बाइक का जो रिव्यू है वो ट्रू आप तक यानी कि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इस बाइक के कंपोनेंट्स के बारे में। यहाँ जो है वो बाइक की बैटरी है, यहाँ जो है इसमें इसके जो जितने भी इंडिकेटर्स हैं, जितने भी लाइटिंग का कंपोनेंट है, जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, उसके यहाँ पे सारे के सारे होज हैं। और फिर उसके बाद दोनों यानी कि टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इसमें डबल शॉकर अब्जॉर्बर्स हैं और ये चेन सेट है। चेन सेट काफ़ी अच्छा है। की चेन जो लॉक्स हैं इसके इजीली नहीं टूटते हैं। मैंने इस बाइक को बहुत ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट में चलाया है। उसके यानी कि अलावा जो इसमें हम बात यानी कि करेंगे वो है यहाँ के चेन सेट लूज़ होने की। ये इजीली लूज़ हो जाते हैं जब आप इस बाइक को हार्श इन्वायरमेंट में लेके जाते हैं। टूटते नहीं हैं, लेकिन इस बाइक की जो टाइम टू टाइम आपको देखभाल करनी पड़ती है, इसकी जो लुब्रिकेशन करनी पड़ती है वो काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन ये बात हम हार्श इन्वायरमेंट की कर रहे हैं जब आप हिमालयस पे चलाएंगे या फिर एक लिमिटेड ऑफ रोडिंग यानी कि करेंगे। लेकिन यदि आप हाईवेज में निकलते हैं तो इसमें कोई भी मेजर इशू मुझे देखने को नहीं मिला है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने बातचीत की है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी पावर के बारे में। 349 सीसी का ये इंजन आपको अच्छी खासी यानी कि पावर देता है और साथ में 28 Nm का टॉर्क जो कि एट 4000 रेवोल्यूशंस पर मिनट। अब जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क बेसिकली एक ऐसी फोर्स है जो आपके चक्कों को घूमने में इस्तेमाल होती है। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा और उतनी तेज़ी से ये चक्के घूमेंगे। जब हम हाई स्लोप पे निकलते हैं या फिर ऊपर की तरफ यानी कि स्टीप मूव्स करते हैं तो जितना ज़्यादा अच्छा टॉर्क होता है उतना ही ज़्यादा जो है इसका व्हील अच्छे से घूमता है और बाइक जो है वो इजीली ऊपर की तरफ निकलता है। तो हमारी जो सियाचिन की जब हमने ट्रिप की थी और जो स्पीति वैली की ट्रिप की थी उसमें ऊपर चढ़ते वक्त इस बाइक में काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिली थी। और वो जो प्रॉब्लम थी कई बार मैं इरिटेट भी हुआ। तो यदि आप थोड़ी बहुत इरिटेशन के साथ कंफर्टेबल हैं, थोड़े बहुत आप में राइडिंग स्किल्स हैं, तो आप इस बाइक को ऊपर आसानी से खींच सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप बातचीत करें कंप्लीट ऑफ रोडिंग की तो उसके लिए ये बाइक रेकमेंडेड नहीं है किसी भी पोजीशन में। यदि थोड़ी बहुत है तो चल जाएगी, अदरवाइज नहीं। उसके बाद यानी कि हम बात करेंगे इसकी सर्विस के बारे में। सर्विस जो है रॉयल एनफील्ड की 4 सर्विस फ्री आती हैं और उसके बाद जो 5th सर्विस है वो पेड होती है। जो इसकी सर्विस कॉस्ट है वो 1200 से 1500 है और जो पेड सर्विस है वो 1500 से 2000 के बीच में आती है। सर्विस कंपोनेंट इतना गलत नहीं है। आप ऑनलाइन भी अपना जो सर्विस रिकॉर्ड है वो आसानी से देख सकते हैं। सर्विस के मामले में रॉयल एनफील्ड आपको बारी बारी जो है मैसेज भी भेजता है कि आप सर्विस इस बाइक की प्रॉपर यानी कि करवाएं। तो उस कंपोनेंट में इसका कोई मेजर इशू नहीं है। अब बात करेंगे इस बाइक के प्राइस के बारे में। बाइक के प्राइस की बात करें तो राजस्थान में इस बाइक का प्राइस ऑन रोड 2,32,000 है। जब मैंने इस बाइक को परचेज किया था तो 2,15 था। उसके बाद 15-20 हज़ार रेट भी बढ़े और इसके बाद BS6 में ही एक और अवतार अभी रिसेंटली 2022 में आया है। लिटरली बोलूं तो मुझे वो पसंद नहीं आया किसी भी हाल में, क्योंकि उस बाइक का जो फील है मैंने उसे चलाकर देखा है, मुझे नहीं यानी कितना फील है क्या है जो उसकी स्ट्रक्चर है जो इस हिसाब से उसे बनाया गया है। तो यही कारण है कि हम इस बाइक का जो रिव्यू कर रहे हैं वो ये वाली बाइक है। और ये बाइक अगर आपको हो सके तो आप यही यानी कि मॉडल परचेज करने की कोशिश करें। ये हमारा एक पर्सनल व्यू है, बाकी सबके अपने टेस्ट हैं, अपनी नीड्स हैं और अपनी विश है, उस हिसाब से वो परचेज कर सकता है। लेकिन जो ये जो कंपोनेंट है, जो ये स्ट्रक्चर है, जो ये इंजन पावर है, ये सेम है। उसकी सिर्फ बनावट अलग है, लेकिन ये बनावट जो है अलग है और वो बिल्कुल अलग है। तो हर कोई अपने टेस्ट के हिसाब से इस तरफ इनकी जा सकता है। तो ये बात हुई हमारे प्राइस कंपोनेंट की। के साथ ऐसी वेरियस एक्सेसरीज मार्केट में अवेलेबल है बेशुमार, जिसके साथ आप इस बाइक को कस्टमाइज कर सकते हैं। थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन जो है वो मैंने भी अपनी बाइक पर की हुई है और ये वही फ्लैग है जो मैंने सियाचिन जाते वक्त लिया था और ये काफ़ी मेरे लिए लकी है। सो डेट्स वाई मैंने इसे अभी भी लगाया हुआ है। लिव टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर टू लिव के साथ ये बाइक है। और इन दी एंड हम आपको अब बताने वाले हैं इस बाइक की एवरेज कंपोनेंट के बारे में। जब मैंने ये राइड की तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा और आकर भी पूछा कि इस बाइक की एवरेज क्या है। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं जो आप देखते हैं जिसमें ये बताया गया है कि इस बाइक की एक्चुअली एवरेज क्या है, क्या एवरेज आती है या क्या नहीं आती है। तो मैं आज आपको उस एवरेज कंपोनेंट के बारे में बताना चाहूँगा। हाईवेज पर मैंने जितनी इस बाइक को चलाया है, आप बशर्ते थोड़े बहुत तरीके से अगर इस बाइक को चलाएं,
लिमिटेड स्पीड में चलाएं, बारी बारी क्लच और गियर का इस्तेमाल ना करें। तो हाईवेज़ पर इसकी जो एवरेज है वो 40 की है, और मैंने जब इसे हिमालयाज़ में चलाया ऑफ रोडिंग की तो वहाँ इस बाइक की एवरेज कम से कम जो है वो 30 की आई, लेकिन कई जगह जो इसकी एवरेज है वो डाउन भी हुई 25 के आसपास। तो ओवरऑल यदि मेरी जो ट्रिप रही वो 30 और 32 के आसपास यानी कि इस बाइक की एवरेज रही। तो यदि हम इस बाइक को देखें, जब हम हार्श इन्वायरमेंट में चलाते हैं, ऑफ रोडिंग करते हैं, तो ये एवरेज कोई माड़ी नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी यानी कि हाल में। और जब हाईवेज़ पर भी आप चलाते हैं तो 40 की एवरेज अगर इस बाइक आपको दे रही है तो काफ़ी अच्छी है, जिस पावर के साथ, जिस फील के साथ ये बाइक आती है। सो एवरेज के लिहाज से ये बाइक जो है वो मुझे काफ़ी पसंद आई, क्योंकि पहले मेरे मन में भी काफ़ी ये था कि इस बाइक की एवरेज यार 20 या 25 निकलेगी, लेकिन काफ़ी अच्छी निकली है। BS6 कंपोनेंट आने के बाद जो इस बाइक का BS6 कंपोनेंट है ये वाला, ये काफ़ी रिफाइन करता है, फ्यूल कंजम्पशन को सही करता है, आपको एवरेज जो है वो अच्छी खासी डिलीवर करता है। सो बाइक जो है एवरेज कंपोनेंट के हिसाब से हमारी तरफ से ओके है। तो आपको आज का रिव्यू कैसे लगा हमारा इस बाइक का, आप हमारे कमेंट्स में ज़रूर डालें। जो सब्सक्राइबर्स बने हुए हैं वो कुर्सी की पेटी बांध कर बने रहें, और जो नहीं है वो प्लीज़ आज ही जुड़ें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना फैलाना है उतना फैलाइए दिल खोल के। और आने वाले टाइम में ऐसी बथेरी राइड्स, ऐसे रिव्यूज़, लाइफ एक्सप्लोरेशन आने वाली है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आपको आएगा जब भी वीडियो गिरेगा। और उसके साथ ही हम अब आपसे कुछ टाइम के लिए अलविदा चाहेंगे, फिर मिलेंगे। गुड बाय, दिस इज हिली म्यूजिक। जय हिंद।